देखो बच्चों, हमारे पास बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, तो हम पहले दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर पहला करेंगे क्योंकि दूसरा बहुत सिंपल है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं और दोनों का मास 0.05 kg है। ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं ऐसे, और ये जिस स्पीड से चल रही है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, और ये टकरा करके रिबाउंड कर रही है सेम स्पीड से, मतलब जैसे ये बॉल आई थी इसी स्पीड से जा रही है और आ रही है। इम्पल्स क्या होगी? सिंपल सी बात है बच्चों, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी कर दो, कितना आ जाएगा? ये बोलो, इसको मल्टीप्लाई करो, 0.3 आ जाएगा। ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव है। इम्पल्स क्या आ जाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों आप लोग इतना टाइम कंज्यूम कर रहे हो इस चीज को लेके। क्या क्या दिक्कत है बोलो? देखो बच्चे, जैसे मान लो ये बॉडी है तो इनिशियल मोमेंटम इसका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो? 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। अब एक्चुअली डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा कहे सर अब इसको राइट साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। फाइनल मोमेंटम सेम ही रहेगा क्योंकि मास और वेलोसिटी सब सेम है। लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अगर इम्पल्स निकालना है, साइन कन्वेंशन अगर आप इस तरीके से लेते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस 0.3 माइनस 0.3 क्या आ जाएगा? माइनस 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। बट देखो बच्चे, वैल्यू फिर भी हमारी क्या आ रही है? 0.6 से आ रही है, सिर्फ साइन ऐड हो रहा है। तो हमको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड फिर भी क्या रहेगा? 0.6 ही रहेगा। समझे? अगर आप साइन कन्वेंशन उल्टी भी ले लेते हो तो भी रिजल्ट 0.6 ही आएगा। माइनस साइन बच्चे इसका अलग सिग्निफिकेंस है। खैर अभी आपको वैल्यू निकालना समझ में आ गया ना? बोलो, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली लेवल का है तो इसमें समझना थोड़ा सा पड़ेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसमें पार्टिकल पे फोर्स पूछा गया है कब? 0 सेकंड से पहले, इसे कहते हैं 0 से पहले, इसको कहते हैं 4 सेकंड के बाद, और 0 से 4 सेकंड के बीच में। तो अब यहाँ पर एकदम से क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर 0 सेकंड से पहले टाइम 0 सेकंड से कम कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, 0 से कम कैसे हो सकता है टाइम 0 से कम ये हो सकता है कि जैसे मान लो अभी हमने 0 मान लिया, तो अभी से पहले वाला टाइम क्या होगा? 0 से पहले वाला होगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हम आमतौर पर कह सकते हैं टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, बट हो सकता है। रेफरेंस पे डिपेंड करता है। रेफरेंस से पहले आमतौर पे मोशन में नहीं होता है। मोशन में नेगेटिव, जैसे -5 सेकंड आ रहा है किसी मोशन में, तो उसमें हम आमतौर पे नहीं देखते, क्योंकि अगर मोशन ही 0 सेकंड के बाद चालू हो रहा है तो -5 सेकंड में तो बॉडी रेस्ट पे ही होगी ना। जैसे मान लो मैं उठा 8 बजे उठा, तो 8 बजे के बाद अपनी लाइफ की मेरी चीजें चालू होंगी। 8 से पहले तो मेरा कुछ चालू था ही नहीं, तो कहीं कहीं नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस होता है, कहीं कहीं नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस नहीं होता टाइम को लेके भी। समझे नहीं समझे? बट मान लो अभी मैं कहता हूं अभी 0 है, तो अभी से 0 से पहले भी मैं एक्टिविटी कर रहा था, तो अभी 0 से पहले भी मेरा सिग्निफिकेंस टाइम का रहेगा, क्योंकि इस 0 से पहले भी मैं कुछ हो सकता है कर चुका हूँ। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई बच्चे? आई बात समझ में? चलो, तो पूछा गया कि पार्टिकल पे फोर्स कब होगा? 0 से पहले। 0 से पहले क्या हुआ? ये टाइम हुआ। फिर ये कह रहा है 0 से 4 सेकंड में क्या होगा, और 4 के बाद क्या होगा। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि अगर तीनों ही इंटरवल की बात करो आप, तो इसमें बॉडी रेस्ट पे है। कैसे? अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो बॉडी रेस्ट पे है। इसमें भी बॉडी क्या है? रेस्ट पे। और इसमें बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। तो तीनों ही इंटरवल में देखो तो बॉडी पे किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और फोर्स तभी होता है जब बॉडी पे क्या लग रहा हो? एक्सेलरेशन। तो तीनों पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसमें देखो ये रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब नो एक्सेलरेशन। किस किस पे? आफ्टर 4 और बिफोर 0 पे भी बॉडी रेस्ट पे है। 0 से 4 सेकंड में बॉडी चल तो रही है बॉडी, बट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होता है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो तीनों केस में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे तो एक्सेलरेशन 0 है,
फोर्स क्या है बॉडी पे, 0 है। बट हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये पूछ रहे हैं इम्पल्स क्या होगा। इम्पल्स कब कब, 0 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। खास बात है इन्होंने 0 सेकंड पे और 4 सेकंड पे इम्पल्स ही क्यों पूछा। देखो अच्छा, इम्पल्स का मतलब कि बॉडी में अगर इम्पल्स, जब हम इम्पल्सिव फोर्स लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो उस वक्त हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस। और सच में 0 सेकंड पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और 4 सेकंड पे भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा 0 सेकंड पे क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमको, क्या हुआ ऐसा जो 0 सेकंड पे हमको देखने को मिल रहा है। क्या बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंज आया है 0 सेकंड पे? 0 सेकंड पे के बाद और पहले में कुछ चेंज आया है? देखो बच्चे, अगर हम कहें हमें इम्पल्स निकालना है तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो 0 सेकंड से पहले बॉडी रेस्ट पे थी। ये ग्राफ किसका होता है? अगर फ्लैट ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, रेस्ट का ग्राफ होता है, क्योंकि पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी थी, 0। अब ये बताना 0 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, कोई बच्चा बताएगा? 0 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? ये 3 है। 0 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? देखो बच्चे, हमने आपको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है, उसके लिए हमें उसका स्लोप निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। वाई में कितना चेंज आ रहा है, यहां से लेके यहां तक 3। एक्स में कितना चेंज आ रहा है, 4। तो स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 3/4 मीटर पर सेकेंड, 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स अगर हमें निकालना है तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, मास कितना है, 4। मास को कॉमन ले लो, 4। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 3/4 इनिशियल क्या हो गई, 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा इम्पल्स, 3 kg मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? अच्छा, अगर हमसे कोई कहे, ये तो हमने जो रिजल्ट निकाला है किसका निकाला, 0 पे निकाला। अब हम 4 सेकंड की बात करते हैं। तो 4 से पहले वेलोसिटी कितनी थी, ये 4 से पहले कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी 3/4। और 4 के बाद क्या हो जाएगी, आफ्टर 4 सेकंड क्या हो जाएगा, 4 सेकंड बाद ग्राफ फ्लैट है। फ्लैट मतलब क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, रेस्ट है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। देखो बच्चों, आप नोट्स को देखो, आप लोग नोट्स नहीं देखते हो। सेकंड थर्ड चैप्टर लाओ सेकंड थर्ड चैप्टर के नोट्स लाओ। आप लोगों को 9th क्लास का नहीं पता कि फ्लैट लाइन किसकी होती है, क्या किसका ग्राफ होता है। इधर लाओ, इधर देखो बच्चे, ये किसके ग्राफ लिखे हुए हैं, पढ़ो इसको। पोजीशन टाइम ग्राफ किसका होता है, ये सब क्या होता है, ये आपको मालूम नहीं है किसका होता है। अगर हम देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका क्या होता है, अगर फ्लैट ऐसा ग्राफ हो तो क्या होता है, रेस्ट। दिखा रहा है कि टाइम तो बढ़ा है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ किसका होता है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। ये सब 9th क्लास की चीजें नहीं आएंगी तो कैसे करोगे 11th क्लास की चीजें आप लोग, ये ग्राफ ही नहीं आते आप लोगों को 9th क्लास के, पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं बेसिक खराब हो जाएंगे बच्चे, दिक्कत में फंस जाओगे आप लोग। इधर देखो, आपको पता होना चाहिए कि इसका ये इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, टाइम तो बढ़ रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर टाइम बढ़ रहा है पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे होगी, समझना है। तो यहाँ इसमें मतलब फाइनली बॉडी रेस्ट पे है और इससे पहले बॉडी मोशन में थी और उसकी स्पीड इतनी थी। अगर आपको इंपल्स निकालना है अब, तो इंपल्स क्या हो जाता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 4, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3/4। कितना आ जाएगा ये 4 इंटू माइनस 3/4, क्या आ जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। अब पहले केस में इंपल्स पॉजिटिव क्यों है, दूसरे केस में इंपल्स नेगेटिव क्यों है? एक्चुअली क्या है, देखो जो पहले केस में शायद इंपल्स जो लगा वो बॉडी को स्पीड अप कर रहा था, देखो रेस्ट पे बॉडी मोशन में आ गई। और दूसरे केस में नेगेटिव का मतलब क्या है, अच्छी खासी बॉडी मोशन में थी और जैसे ही इंपल्स लगा तो बॉडी क्या हो गई, उल्टा स्टॉप हो गई, रेस्ट पे आ गई। तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का ये इन्फ्लुएंस होता है, ये असर होता है यहां पर। बोलो, जब बच्चों हम इंपल्स की बात करते हैं तो हम कुछ इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। खैर हमने काफी सारे न्यूमेरिकल देखे, काफी टाइप के न्यूमेरिकल देखे। इंपल्स के कुछ इलस्ट्रेशंस क्या हैं, जो क्रिकेट प्लेयर होता है बच्चे अपने हाथों को पीछे लाता है जब उसको कैच करना होता है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे हम सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिजिकल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है। अगर हम टाइम को बढ़ा दें तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। जब क्रिकेट प्लेयर कैच करता है तो हाथ को पूरा पीछे लाता है ताकि उसके हाथों में जर्क कम लगे। इसके अलावा कुछ इलस्ट्रेशंस और भी हैं। गाड़ियों में शॉकर्स लगे होते हैं। शॉकर्स क्या करते हैं बच्चे बताओ? शॉकर बाइक और कार में शॉकर्स स्प्रिंग्स लगे होते हैं, शॉकर्स लगे होते हैं। जब गाड़ी गड्ढे में जाती है तो शॉकर्स जो होते हैं बाइकों में वो लगे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक्चुअली जब गाड़ी गड्ढे में जाए तो शॉकर जो हो उसमें क्या हो, शॉक ना लगे, गाड़ी में टाइम बढ़ जाए। अगर देखा जाए बच्चे तो अगर हमें कूदना होता है कहीं से तो हम एक काम करते हैं, हम प्रेफर ये करते हैं हम सीमेंट के फ्लोर पे ना कूदें, हम गद्दा वद्दा बिछा देते हैं या सैंड पे कूदते हैं। क्या कारण होता है बच्चे? सैंड पे कूदना आसान क्यों होता है? सीमेंट के फ्लोर पे कूदने में दिक्कत क्या होती है? हाँ बच्चे, सैंड पे टांग नहीं टूटेगी और सीमेंट पे टूट जाएगी, क्यों? अरे पार्टिकल का चक्कर है, पार्टिकल क्या बोलते हैं वो फिर हमारी फोर्स से वो हो जाता है। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि सैंड एक काइंड ऑफ स्पंज की तरह काम करता है। स्पंज की तरह क्या काम करता है? स्पंज, उससे हमारे गिरने का टाइम स्लो हो जाता है। जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं उसको हमको स्लोली नीचे लेके आता है, वो एकदम से नीचे जमीन से टकरा नहीं देता, स्लोली उसको लेके आता है नीचे। तो सैंड लो या चाहे स्पंज ले लो चाहे गद्दा ले लो, उससे टाइम बढ़ जाता है, जमीन के टच में आने का टाइम बढ़ जाता है हमारा। ऐसे ही देखो बच्चे, जब हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कुछ सामान मंगाते हैं और वो सामान अगर फ्रेजाइल होता है तो वो बबल पैकिंग में होता है। देखा है आपने बबल पैकिंग में? बबल फोड़ने में मजा आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चे? उसमें ये होता है कि अगर वो सामान गिरे तो बबल रैपिंग की वजह से वो बच जाए, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। कहीं कहीं हम टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हैं, कहीं कहीं घटाते हैं। जैसे कराटे वाला बंदा है वो टाइम बढ़ाता नहीं है, वो कम टाइम में मारने की कोशिश करता है ताकि फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो, ज्यादा हो। ये सब नहीं बच्चे, मेरे को हाथ नहीं तोड़ना। एक्चुअली क्या बच्चे, ये सब इलस्ट्रेशन से खैर, बट हमारे सिलेबस में तो अब देखो जैसे कि थ्योरी नहीं है तो थोड़ा बहुत ही देख लेना इसको, थोड़े ठीक ठाक से, बट वैसे ज्यादा तो नहीं है। अब बच्चों सीधे सीधे हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये तो खैर फिर भी सभी बच्चों को आता होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बच्चे, थर्ड लॉ का मतलब क्या होता है? किसी एक्शन का रिएक्शन है। जैसे मान लो आप दीवार पे घुसा मारते हो तो आपके हाथ से दीवार पे फोर्स लगता है और आपके हाथ पे भी चोट आती है, क्योंकि आपने दीवार पे घुसा मारा तो आपने एक्शन लगाया और दीवार से आपके हाथ पे चोट लगी, इसे कहेंगे हम रिएक्शन। जब हम एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर ना इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है 11th क्लास के हिसाब से, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में इलस्ट्रेशंस और मतलब डीप नॉलेज आपको चाहिए होती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने दीवार पे घुसा मारा तो एक्शन लगाया और दीवार से मेरे हाथ पे फोर्स लगाया, उसे रिएक्शन कहते हैं। तो एक्शन रिएक्शन जो लगते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, ध्यान रखना, डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन मान लो मैंने अपने हाथ से दीवार पे मुक्का मारा, घुसा मारा, ठीक है, तो एक्शन किस पे लगा? दीवार पे। और दीवार से किस पे चोट लगी? मेरे हाथ पे, तो रिएक्शन किस पे लगा? मेरे हाथ पे लगा। तो एक्शन दीवार पे लगा, रिएक्शन किस पे लगा? मेरे हाथ पे। एक्शन, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक्शन रिएक्शन दूसरा होता है इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं और स्केलर फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं। देखो बच्चे, 1 to 2 1 क्या है? 1 मतलब पहली बॉडी ने जब दूसरी बॉडी को फोर्स ट्रांसफर किया, मतलब मैं फर्स्ट बॉडी हूं, मैंने दीवार को घूसा मारा, मतलब इससे कहेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। इसे कहेंगे फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। मतलब 1 या 2 ले लो, 1 to 2 1 का सिर्फ मतलब ये होता है कि पहली बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो लगा और दूसरी से पहली पे लगा, तो ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मैंने दीवार पे घुसा मारा इधर, तो मैंने फोर्स लगाया राइट साइड पे, ऐसे मैंने यहाँ लगाया फोर्स इधर, और मेरे हाथ पे किधर फोर्स लगा? पीछे। तो एक्शन इधर लगाया, रिएक्शन किधर लगा? इधर। तो एक्शन अगर एक बॉडी पे आगे लगता है तो इसका रिएक्शन किधर लगता है? पीछे लगता है। ये एक्शन रिएक्शन होता है। ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होता है, बट डायरेक्शन वाइज क्या होता है? अपोजिट होता है। यहाँ नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन वाइज ये क्या है? अपोजिट है। मैं जितना फोर्स से दीवार पे घुसा मारूंगा उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे भी लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होते हैं, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। मेरा फोर्स इधर लगा और दीवार का फोर्स मेरे हाथ पे पीछे की तरफ लगा।
सिर्फ ये नहीं बच्चों, जब हम एक्शन रिएक्शन की बात करेंगे तो काफी इलस्ट्रेशंस लेंगे, फिर आपको वहां पर दिखाएंगे कि एक्शन रिएक्शन किस तरीके से लग रहा है। बस ये तो सिर्फ बेसिक थ्योरी है। एक्शन रिएक्शन के लिए कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड। अब ये सबसे बड़ी बात है, कई बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। देखो बच्चे, सिर्फ एक्शन रिएक्शन ये नहीं होता कि हमने दीवार पे घूसा मारा, दीवार से मेरे हाथ पे चोट लगी, ये एक्शन रिएक्शन हो गया। एक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ग्रेविटेशन में दो बॉडी, दो मासेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इनको भी एक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसे कहेंगे फोर्स ऑन वन बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये सेकंड बॉडी हो गई। इसे कहेंगे फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो एक इस पे लगा रहा है और ये इस पे आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इसे भी कहेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो एक्शन एंड रिएक्शन के अंडर में आता है। जब दो मासेस एक दूसरे के ग्रेविटेशन अट्रैक्शन में है तो इन पे लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या है, फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, हियर वी डू नॉट हैव एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो? सर एक बार और बताओ सर। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो जब ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं हम 9th क्लास में, ये कहते हैं कि कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये नहीं कि सिर्फ अर्थ हमको खींचती है, ये ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो दो मार्कर हैं, इनके पास कुछ मास है, एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बट ये काफी वीक होता है, इसलिए चिपक नहीं जा रहे, वरना ऐसे चिपक जाते एकदम से, वीक है। तो इनके बीच में भी ये इसको फोर्स लगा रहा है और ये इसको फोर्स लगा रहा है, तो आपस में फोर्स लग रहा है, एक्शन और रिएक्शन। एक दूसरे पे लगा रहा है और दूसरा पहले पे लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन का मतलब ये सिर्फ ये हुआ बच्चे कि जैसे मान लो मेरी इससे दोस्ती है और इसकी मेरे से दोस्ती है, समझ में आया? वन साइडेड नहीं, डुअल साइडेड। अब ऐसा नहीं मैं कहूँ ये तो मेरे दोस्त है और ये कल को कहे अरे मैं तेरे को जानता नहीं कौन सा दोस्त, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ है ना। एक्शन रिएक्शन मतलब कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है, इनमें आपस में फिजिकल कांटेक्ट है क्या? टच में है क्या? टच नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब जैसे मान लो हम कहते हैं हमने दीवार पे घुसा मारा, तो हमने फिजिकली हाथ से फोर्स लगाया दीवार पे, तो उस टाइम एक्शन रिएक्शन तो समझ में आता है, बट बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ग्रेविटेशन के केस में एक्शन रिएक्शन कैसे हुआ। देखो बच्चों, एक्शन रिएक्शन के लिए फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए होता है। ग्रेविटेशन का केस ले लो या चार्ज का केस ले लो, जैसे ये चार्ज है, हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, इस पे क्या लग रहा है? रिपल्शन लग रहा है, तो ये इसको धकेल रहा है, निकल पे इधर से, ये इसे कह रहे हैं निकल पे इधर से, ठीक है बच्चों? तो इससे कहेंगे एक्शन, और ये क्या होगा? एक एक्शन हो जाएगा, एक रिएक्शन हो जाएगा इसमें। इसके केस में भी दोनों पे फोर्स बराबर होंगे, बट इन दोनों के भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, दो चार्ज एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी क्या लग रहा है? एक्शन रिएक्शन लग रहा है। देखो बच्चे, आमतौर पे रियल लाइफ में देखें तो एक्शन रिएक्शन के एग्जांपल क्या होते हैं बच्चे? तो एक्शन रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने दीवार पे घुसा मारा, एक मैंने बेसिक से एग्जांपल दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम बोट से जंप करते हैं। बोट, जैसे मान लो एक बोट है, मैं किनारे पे हूँ रिवर में, जब मैं बोट से कूदूंगा तो हम पैर से बोट को धकेलते हैं, धक्का मारते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इवन जब हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, वो भी एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। जब हम वॉकिंग करते हैं तो जमीन को नीचे पुश करते हैं, तो एक्शन लगाते हैं, तो जमीन हमें बदले में एक रिएक्शन फोर्स देती है, जिसकी वजह से हमारे पैर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे पीछे की तरफ, ऐसे भागते हुए नहीं देखा, यूं भागते, यूं ऐसे देखो, टेढ़ा पैर, नीचे पीछे की तरफ बच्चे, ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, भागते हैं, तिरछे भागते, सीधे भागते हैं, तिरछे होते हैं, मतलब फ्रंट साइड आगे होता है, पैर पीछे की तरफ होते हैं, ऐसे। तो ऐसे पुश करते हैं और हमें रिएक्शन मिलता है इसका जमीन पे। जमीन दलदली हो तो हमें रिएक्शन नहीं मिल पाएगा, समझ में आ रहा है? ऐसी जगह भाग रहे हो जो दलदली जमीन है तो सफिशिएंट रिएक्शन नहीं मिल पाएगा, हम भाग भी नहीं पाएंगे, वहां पर पैर धंसते रहेंगे। इवन जब हम स्विमिंग भी करते हैं तो भी एक्शन रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन कैसे? हम हाथ से मारते पानी पे, एक्शन, और पानी हमको क्या देता है? रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हम क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। खैर बच्चों, थर्ड लॉ में इतना कुछ नहीं है, मतलब अपनी 11th क्लास के हिसाब से इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। ये जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ये बस ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह एज सच नहीं आता है। इलस्ट्रेशन में एग्जांपल ले लो कि मैंने एक बॉल को दीवार पे मारा, जब दीवार पे बॉल टकराई तो बॉल पे भी फोर्स लगा, और बॉल पे फोर्स लगा तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। मैंने जब उसको ऐसे फेंका तो वापस कैसे आई? क्योंकि किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तभी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो बॉल की वजह से बॉल पे फोर्स लगा होगा, और बॉल की वजह से बॉल पे भी फोर्स लगा होगा।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? खिंचा के हम एक बॉल पे मारे, दीवार पे मारे, तो जब बॉल आती है टकरा के वापस आती है, रिबाउंड करती है। क्यों रिबाउंड करती है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज कैसे हो रही है? क्योंकि दीवार की वजह से उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, एक्शन। और इवन जब बॉल पे फोर्स लग रहा है तो बॉल की वजह से दीवार पे भी फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि दीवार पे नहीं लग रहा। अगर दीवार हल्की हो तो दीवार टूट भी सकती है, कार्डबोर्ड वगैरह की बनी हो तो टूट भी सकती है। समझ में आया बच्चों? तो रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, तो बहुत सारे इलस्ट्रेशन है बच्चों, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे इलस्ट्रेशन एक्शन रिएक्शन के। हम तो सर सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं। इवन ऐसा कहा जाता है कि हर फोर्स पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये भी हम बोलते हैं, बट खैर अभी हमारे लिए इतना सा सफिशिएंट है, अभी हम और आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। वैसे न्यूटन की 3 लॉ होती हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। बट एक्चुअली न्यूटन की जो सेकंड लॉ होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों शामिल होता है। पहले हमारे पास डेरिवेशन हुआ करते थे, तो डेरिवेशन से हम प्रूफ करते थे कि सेकंड लॉ में से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। खैर अब तो कुछ नहीं है ऐसा, बट आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन की सेकंड लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट कंटेन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ इन इट, उसके अंदर दोनों लॉज होती हैं। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक चालू करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको एंट्रेंस, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी, और शायद सीबीएसई में भी मिल जाए आपको, सीबीएसई में भी काफ़ी हद तक मिलेंगी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कुछ हद तक हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है? जब बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है और गन के अंदर जाती है पीछे। तो ये थोड़ा बहुत आपको याद होगा, रिकॉइलिंग ऑफ गन तो फिर भी एक याद होगा। तो वो बच्चे, वो कुछ केसेस हैं जो हमको डिस्कस करने, वही बच्चे, तो ये है हम पढ़ेंगे। और इवन सिर्फ ये नहीं बच्चे।